साइबर स्पेस का दुरुपयोग कोई नई बात नहीं है, आप लोग जानते हैं। मालवेयर अटैक हो, फिशिंग हो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो, डेटा की चोरी हो, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, ढेर प्रकार के दूषण आज यहां पर भारत में हम देख सकते हैं और आने वाले दिनों में वो बढ़ने भी वाले हैं। मैं थोड़ा आपका ध्यान आंकड़ों की तरफ भी आकृष्ट करना चाहूंगा। 2012 में टोटल 377 साइबर क्राइम रिपोर्ट हुए थे और 2020 में रिपोर्टिंग की संख्या 50,000 तक पहुंची है, मगर रिपोर्ट नहीं हुए हैं ऐसे साइबर क्राइम शायद लाखों की संख्या में होंगे। ये बताता है कि ये 270% की वृद्धि आने वाले दिनों में कितनी बड़ी चुनौती बनने वाली है। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हमने 3 साल पहले लॉन्च किया। अब तक 11 लाख से ज्यादा कंप्लेन अलग अलग प्रकार की रजिस्टर की गई और सोशल मीडिया क्राइम की कंप्लेनें भी 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर की गई और ये मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत में आज 80 करोड़ भारतीयों की ऑनलाइन मौजूदगी है। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी संख्या है। एक प्रकार से ये आनंद का विषय है कि 80 करोड़ भारतीय ऑनलाइन अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और 2025 तक इस संख्या में लगभग 231% के रेट से बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि हमारा प्रति जीबी डाटा की लागत में ये 8 साल में 96% कमी आई है और ये कमी और बढ़ने वाली है। जैसे जैसे डाटा सस्ता होगा, यूजर और बढ़ेंगे और प्रणालियां भी इस पर कार्यरत हो जाएगी। सिर्फ मैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बताना चाहता हूं कि 45 करोड़ नए अकाउंट खुले हैं और 32 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड आज देश में ये 8 साल में वितरित किए गए हैं। ये 32 करोड़ लोग कभी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की दुनिया में नहीं थे, ऐसे लोग हैं। इनके ट्रांजैक्शन भले छोटे छोटे हो, परंतु ऑनलाइन उनकी उपलब्धि है। यही बताता है कि हमारा कारोबार कितना बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2022 में यूपीआई पर लेन देन $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है और पूरा विश्व इससे अचंभित है। सिर्फ यूपीआई पर लेन देन $1 ट्रिलियन से आगे बढ़ चुकी है और दुनिया में डिजिटल भुगतान में कुछ ही समय में हम सबसे पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे। 2021 में वैश्विक डिजिटल भुगतान का 35% हिंदुस्तान में हुआ है, भारत में हुआ है, जो हमारी साइज बताता है। और भीम यूपीआई अब केवल भारतीय ऐप नहीं रही, वो ग्लोबल बन चुकी है। सिंगापुर, यूएई, भूटान, नेपाल और अब फ्रांस में भी यूपीआई और भीम ऐप स्वीकार कर लिया गया है। तो आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। जनधन, आधार और मोबाइल, ये तीनों के माध्यम से डीबीटी को हमने सुनिश्चित किया है। लगभग 52 मंत्रालयों की 300 से ज्यादा अधिक योजनाएं डीबीटी को कवर करती है और अब तक 7 साल में 23 लाख करोड़ की राशि छोटे छोटे हफ्ते भी सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। लगभग इससे 2 लाख करोड़ की बचत भी हुई है। भारत नेट भी बहुत जल्दी से विस्तृत हो रही है। 5.75 लाख किलोमीटर फाइबर केबल बिछाई गई है
और 1,80,000 गांवों को इससे जोड़ने का काम कर दिया गया है, जो संख्या 10,000 से कम थी 8 साल पहले। 8 साल के अंदर 1,80,000 गांवों को फाइबर केबल से ग्राम पंचायतों को जोड़ने का काम कर दिया है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम सबके सामने चुनौती कितनी बड़ी होने वाली है, इसका संज्ञान होना चाहिए। परंतु भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी साइमल्टेनियसली बहुत चौकन्ने तरीके से इसकी रोकथाम के साइबर फ्रॉड की रोकथाम के लिए भी इतना ही जागरूक है और इतना ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जब श्री राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, तब 2017 में गृह मंत्रालय में साइबर और सूचना सुरक्षा CIS प्रभाग बनाया गया और वहां से इस साइबर सुरक्षा की दिशा में ढेर सारे कदम उठाए गए। मित्रों, अभी थोड़ा तो बताया गया, मगर रिपीटिशन हो तो भी मैं जरूर बताना चाहूंगा। I4C और CIS डिवीजन के तहत जैसे पहले बताया 7 स्तंभों में इसकी रोकथाम के लिए काम चल रहा है। राष्ट्रीय साइबर अपराध थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र, जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, राष्ट्रीय साइबर अपराध इकोसिस्टम प्रबंधन यूनिट और राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला। और मुझे कहते हुए आनंद है कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी I4C ने ढेर सारा काम किया है और साइट्रेन पोर्टल विकसित कर अनेक लोगों को प्रशिक्षित करने का भी काम हुआ है। देश भर के पुलिस के अलग अलग स्तर के ऑफिसरों को 16,000 से ज्यादा लोगों का इस पोर्टल पर से ट्रेनिंग करने का काम समाप्त हो चुका है और 6,000 लोगों को सर्टिफिकेट देने का काम भी समाप्त हो चुका है। और इसके साथ साथ साइबर फोरेंसिक जांच में भी हम राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला जो बनाई है, इसके साथ साथ नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में भी एक अलग प्रकार से R&D का काम चल रहा है। देश भर में और दुनिया में कहीं भी साइबर फ्रॉड का या साइबर अटैक का नए प्रकार का हमला होता है, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इसका संज्ञान लेकर उसको इस पर R&D कर इससे बचाव का, सुरक्षा का एक नए प्रकार की प्रणाली विकसित करने के लिए काम कर रहा है। और मैं वहां जाकर आया हूं, इनका डिटेल रिपोर्टिंग भी मैंने लिया है। मैं आप सभी को आश्वस्त कर सकता हूं कि दुनिया भर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का हमारा जो यूनिट है, दुनिया भर में कोई रैंकिंग नहीं है, मगर जब भी रैंकिंग शुरू होगी वो नंबर 1 पर खड़ा होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। बहुत अलग तरीके से दुनिया भर के साइबर फ्रॉड का एनालिसिस करना और वो साइबर फ्रॉड के नए तरीकों से देश को सुरक्षित करने के लिए, देश की जनता को सुरक्षित करने के लिए और अंततः पूरे विश्व को सुरक्षित करने के लिए हमारे बच्चे जो R&D कर रहे हैं, उनकी स्पीड भी बहुत तेज है और वो जिस कंक्लूजन पर जिस स्पीड से पहुंच रहे हैं, मुझे भरोसा है कि दुनिया भर के आने वाले दिनों में दुनिया भर के फ्रॉड को रोकथाम के लिए ये नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का यूनिट बहुत काम में आएगा। मित्रों, साइबर सुरक्षा एक प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी जुड़ी है। हम सब जानते हैं कि कई प्रकार के साइबर अटैक जो हमारी देश को सुरक्षित देखना नहीं चाहते हैं, वो अनेक हमले करते हैं, अनेक प्रकार के हमलों का प्रयोजन भी करते हैं। कुछ देशों ने तो इसके लिए साइबर आर्मी भी बनाई हुई है, मगर हम भी इसकी सुरक्षा के लिए मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इसकी सुरक्षा के लिए बहुत चौकन्ना है और हर कदम पर हम इसकी रोकथाम करने के लिए अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं
और अपने आप को इसके लिए सुनिश्चित सुरक्षा हो इसके लिए तैयार भी करें। मित्रों, साइबर फ्रॉड के कई नए आयाम आने वाले दिनों में देखने में अभी भी आ रहे हैं, आने वाले दिनों में भी आएंगे। साइबर स्पेस सुरक्षा के संदर्भ में भी हमने बहुत सारे इंतजाम करने पड़ेंगे। नागरिकों की प्राइवेसी के प्रश्न आज ही उपस्थित हो चुके हैं। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के संदर्भ में और सतर्कता हमें बरतनी पड़ेगी। डाटा और इंफॉर्मेशन ये दोनों आने वाले दिनों में बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनने वाला है। डेटा की सुरक्षा और इंफॉर्मेशन की सुरक्षा के लिए भी अपने आप को हमने तैयार करना पड़ेगा और ओवरऑल राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में भी हमें अपने आप को तैयार करने पड़े। कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं। मुझे विश्वास है आज पूरा दिन जो यहाँ पर चर्चा होगी, इसमें टेक्निकल सेशन जो है इसमें सारे विषयों को समाहित कर लिया गया है और ये जो आजादी के अमृत महोत्सव का एक नए प्रकार का इनिशिएटिव संस्कृति मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने लिया है, मुझे विश्वास है कि आजादी की शताब्दी जब देश मना रहा होगा तब कम से कम साइबर सुरक्षा की दृष्टि से देश सुनिश्चित होगा और दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित साइबर एटमॉस्फेयर अगर दुनिया में कहीं पर भी होगा तो हमारे भारत में होगा। इसका मुझे पूरा भरोसा है। आज के दिन में संस्कृति मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी लोग जो इनसे जुड़े हैं, कार्यक्रम से जुड़े हैं, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये भी कहना चाहूंगा कि इसी वर्ष में हम संकल्प ले कि साइबर अपराध से आजादी का संकल्प लेकर जब देश शताब्दी मना रहा हो तब दुनिया में साइबर सुरक्षित भारत बनाने में हम सफल हो, यही मेरी शुभकामना है। वंदे मातरम।